एस्टॉपल। एस्टॉपल का मीनिंग, अ पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू से वन थिंग एट वन टाइम एंड अपोजिट ऑफ इट एट अनदर टाइम। कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक बात कहे, दूसरे समय पर उस बात का अपोजिट बात कहे, ऐसा अलाउड नहीं है। मान लीजिए ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वह फ्यूचर में ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। उसे ऐसा करने से, ऐसा कहने से रोक दिया जाएगा। यदि उसने एक बार कह दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उस बात का अपोजिट बात वह फ्यूचर में नहीं कर सकता। यह होगा एस्टॉपल का मीनिंग। एस्टॉपल का रूल जो है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स वाले केस में यहाँ पर बनाया गया था, और इस रूल को बीएसए के सेक्शन 121 के अंदर शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है, व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड अ पर्सन to believe a thing to be true and to act upon such belief, then he will not be allowed in any suit or proceeding between himself and such person to deny the truth of that thing। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए ने बी से कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ए ने, व्हेन वन पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन, मान लीजिए ए ने बी को डिक्लेयर किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। intentionally caused a person to believe a thing to be true and to act upon such belief। और ये उसने यह इंटेंशनली किया कि जिससे कि बी इस बात को सच माने, इस बात में बिलीव करे कि हाँ सच में ये प्रॉपर्टी ए की है, ये भाई साहब जो हैं ए, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। कि क्यों बिलीव किया? क्योंकि ए ने ऐसा कहा था, ए ने इंटेंशनली ऐसा कहा था कि ये बी इस बात को बिलीव कर लेगा। और टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और ये भी इंटेंशन थी ए की कि ये बिलीव करके बी इस प्रॉपर्टी को मेरे से खरीद लेगा। बी पहले तो एक इसकी बात पर बिलीव कर लेगा कि हाँ ये सच कह रहे हैं, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, और उसके बाद उस बिलीफ पर एक्ट भी करेगा, ये बात मान के कि हाँ ये प्रॉपर्टी ए की है ही। उसके बाद एक्ट करेगा, मतलब कि ये इससे खरीद लेगा। खरीद लिया इसने, बी ने इस बिलीफ पर एक्ट भी कर दिया। then he will not be allowed in any suit or proceeding between himself and such person। तो यदि फ्यूचर में ए और बी के बीच में कोई केस चलता है, ऐसे में ए जो है उसको डिनाई कर दिया जाएगा। टू डिनाई दैट, ए को अलाउ नहीं किया जाएगा ये ट्रूथ डिनाई कर ले। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ए फ्यूचर में यदि ए और बी के बीच में कोई केस चलता है, तो ए ये नहीं कह सकता कि यह प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी। ठीक है, ए और बी के बीच में केस चलता है, ये कहना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो ऐसा कहने से उसको रोक दिया जाएगा। ए ने पहले एक तो बी से झूठ बोला होगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये झूठ जानबूझकर बोला था कि जिससे कि बी इस बात में बिलीव कर ले और उसके उस बिलीफ पर एक्ट करे, उस बात को सच मानकर उस पर एक्ट करे, ए से ये प्रॉपर्टी खरीद ले। और बाद में जाके ए ये कहना चाहे कि अरे मैं तो झूठ बोल रहा था, ये प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, इस सेल डीड को कैंसिल कर दो। तो ऐसा अलाउड नहीं किया जाएगा। अब ए अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये रहा केस, एग्जाम्पल में दिया गया है। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। ए ने बी से कहा कि ये ज़मीन जो है ये मेरी है। हो सकता है असलियत में ये ए के पापा की हो, ये लिख रही है पापा, ए के पापा की हो, लेकिन ए ने बी से झूठ बोला कि ये ज़मीन तो मेरी है, और इसलिए उसको इंड्यूस किया टू बाय एंड पे फॉर इट। कि बी जो है, बी ने ये बात मान ली होगी, हाँ चलो ये हो सकता है एक ही ज़मीन है, यहीं पे घूमता रहता है, उसके पापा कहीं जॉब करते होंगे, तो बी ने माना हाँ भाई ये सच कह रहे हैं, ए जो है ये इन्हीं की ज़मीन है। और फिर बी जो है इस बिलीफ पर, इस बात को मानकर ए से ये खरीद लेता है ज़मीन। सेल डीड हो जाती है इन दोनों के बीच में। सेल डीड हो गई। मान लीजिए फ्यूचर में कभी पिताजी से ये ज़मीन ए के नाम पे चढ़ गई, इस ज़मीन पर ए का नाम चढ़ गया, अब सच में ही ये ज़मीन ए के नाम पर आ गई। तो ऐसे में अब ये सोचता है जो सेल डीड की थी मैंने पहले बी के साथ, उसको कैंसिल करा देता हूँ। किस बेस पे? क्योंकि जब सेल डीड हुई थी उस टाइम तो ये पापा के नाम थी, मेरे नाम तो थी ही नहीं, मेरे नाम पे तो टाइटल था ही नहीं, तो इस बेस पे कैंसिल करा देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। तो ऐसा करने से ए को रोक दिया जाएगा। अब ए ये नहीं कह सकता कि भाई ये ज़मीन मेरी नहीं थी, जब पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे उसने ये कह दिया था ये ज़मीन मेरी है। अब इस चीज़ को ये डिनाई नहीं कर सकता, इसी को एस्टॉपल कहते हैं।
कि अब उसको अलाउड नहीं किया जाएगा ये कहने के लिए कि ये ज़मीन मेरी नहीं है। जो पहली बात कही थी उसका अपोजिट कहने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, शायद समझ में आ गया होगा। एक दो बार और रिपीट करके देख लेना अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो। द लैंड आफ्टर वर्ड्स बिकम ए प्रॉपर्टी, पापा से ए के नाम पे आ गई थी, एंड ही सीक्स टू सेट असाइड द सेल, उसने सोचा सेल डीड को सेट असाइड करा देते हैं, कैंसिल वगैरह करा देते हैं। ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल, कि जिस टाइम सेल डीड हुई थी उस समय उसका नाम ज़मीन में था ही नहीं। हेयर ए विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो, यहाँ पर ए को ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। एसेंशियल्स क्या क्या हैं एस्टॉपल के? देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब या तो कोई डिक्लेरेशन, जैसे ऊपर डिक्लेयर किया था ए ने कि यह ज़मीन मेरी है, कोई बात कही हो, या फिर कोई एक्ट ऐसा किया हो जिससे क्या कहते हैं बी को बिलीव हुआ हो कि ये ज़मीन इन्हीं की है। मान लीजिए वहीं पे रहता हो, वहीं पे खेती वगैरह करता हो, तो बी को ये लग रहा हो कि इन्हीं की ज़मीन है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन, ये जो रिप्रेजेंटेशन है मतलब मान लीजिए डिक्लेरेशन किया है ए ने, जो बी को ये बात कही थी ये इस इंटेंशन से की गई होनी चाहिए कि बी उस बात पे बिलीव करके एक्ट करे। ए ने बी को ये बताया कि ज़मीन मेरी है, ये इसलिए बताया, इस इंटेंशन से बताया कि बी इस बात को मानकर मेरी इस पर एक्ट करेगा, मेरे से खरीद लेगा। विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन, एक ही ये इंटेंशन थी कि ये इस पर एक्ट करेगा, ये मेरे से खरीदेगा। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड अपॉन, उसके बाद बी ने ये ज़मीन खरीदी भी हो तभी एस्टॉपल होगा। यहीं तक बात ख़त्म हो जाती कि ए ने बी को कहा, बी ने फिर ये खरीदी नहीं तो एस्टॉपल नहीं होता। लेकिन ये बी ने इस बात पर बिलीव करके ज़मीन खरीद भी ली, उस पर एक्ट भी कर दिया, तब एस्टॉपल का रूल शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ए को फिर बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा ये कहने के लिए कि ये ज़मीन मेरी नहीं है। एस्टॉपल किन किन केसेस में नहीं लगता? क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल केसेस में, या फिर किसी स्टैट्यूट, सॉवरेन एक्ट, या फिर पॉइंट ऑफ लॉ के केस में, या फिर जब ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स दोनों ही पार्टी को पता हो। मान लीजिए ये ज़मीन के बारे में ये बी को पता था कि भाई इसकी नहीं है, इसके पिताजी की है, पापा की है इसके, लेकिन फिर भी बी को ज़्यादा ही चतुर बन रहा होगा, कुछ फ्रॉड वॉड करने के चक्कर में होगा कि पिताजी की जगह इसी से ले लूँ, बाद में इसी पे केस डाल दूंगा। तो जब दोनों ही पार्टियों को हो रहा हो तो बाद में बी केस नहीं डाल सकता एस्टॉपल का, कि मतलब बी नहीं, ये नहीं कह सकता कि अब ए अपनी बात से नहीं हटेगा, बी को पता थी ये बात। ऐसी कंडीशन में एस्टॉपल नहीं चलता। एस्टॉपल्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ माइनर, माइनर केस में भी मान लीजिए ए माइनर था, ए ने सारा फ्रॉड किया हो, पिताजी की ज़मीन खुद बेच दी हो, तो ये एस्टॉपल का केस बाद में ए को ये कहने से नहीं रोका जा सकता। ए कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, ये इसकी अपोजिट बात कह सकता है। माइनर में एस्टॉपल का केस नहीं लगता। वेयर फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस एग्जिस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम, जहाँ पर जो प्लीड कर रही है, मान लीजिए बी एस्टॉपल के लिए कह रही है कि अब ए को अलाउड नहीं किया जाए, ये खुद ही फ्रॉड कर रही हो, या फिर इसकी नेग्लिजेंस के कारण ये सब हुआ है। मान लीजिए बी को जब ज़मीन खरीद ही रहे थे तो पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो देखने चाहिए, इनकी खुद की नेग्लिजेंस थी, अब ये एस्टॉपल के लिए नहीं कह सकते। अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कोई ट्रांसफ़र जो किया गया हो कोई प्रॉपर्टी का, वह अनलॉफुल हो, इलीगल हो, तो ये हो गया एस्टॉपल।